हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आए दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ विषय है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर बात करते हैं और इसको डिटेल से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पहले होता क्या है और इस आज के समय में ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग जान रहे हैं लोकसभा चुनाव भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड काफ़ी चर्चा में है। तो पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होता क्या है, तो एक तरह से समझिए कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये से किसी भी मूल्य की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों को कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। ठीक है, सिर्फ वही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बताया गया है कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में था। ठीक है, ओवरव्यू। और हम इसके बारे में बात करें तो इसके ऊपर क्यों चिंता जताई जा रही है, क्यों जो है आप देख सकते हैं कि कोर्ट भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्यों चिंता का कारण बना हुआ है। तो भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सवाल बार बार उठा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है, इसीलिए इसमें काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों की उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। ये ऐसा माना जाता है कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्री जो है वो किसी भी सरकार को जिताने के लिए गुप्त दान कर सकती है और उनको जब जानकारी हुआ कि वो कंपनी हमको पैसा दिया था तो उनके फेवर में बहुत सारे जो है उनके फेवर में एक्शन लिए जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसा ही बताया कि गुप्त दान करने से ये सब चीज़ भी बढ़ावा बढ़ सकता है। ठीक है, काले धन की आमद को बढ़ावा दिया जा सकता है, ऐसा ये बताया गया, ऐसा सोचा गया है। लोगों को ऐसे चिंता करनी पड़ी है। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। एक आलोचना यह भी है कि ये योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के फ्लड गेट्स या बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमानों पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिस सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। अब देखिए, तो ये ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि ये सब चीज़ इसमें चिंता बताई जा रही है कि ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, अब इसमें कोई पुख्ता सबूत
जो है आप कह नहीं सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ये पाया गया है चाहे ऐसा हुआ है, लेकिन एक चिंता जताई जा रही है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह है कि FCRA से FCRA में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके। इस वजह से अपने एजेंडे रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्टिकों को भारतीय राजनीतिक और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्ति उठाई है जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना को बजट में डाल दिया गया था और चूंकि बजट एक मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। ये बात भी बार बार उठाई गई है। चूंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था इस विषय को मनी बिल में डाल दिया गया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जा सके। तो क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को मनी बिल के तहत पारित किया जा सकता था? इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल विचार नहीं करेगी, क्योंकि कब किसी विधेयक को धन विधेयक नामित किया जा सकता है इस बात पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले से ही विचार कर रही है। ठीक है, तो आपको ये चिंता का विषय ऐसा बताया गया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें तो अब करंट में जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करें तो SBI के ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, देश के लिए देने के लिए कोर्ट से 30 जून तक यानी 111 दिन का समय मांगा गया था। बैंक ने 111 दिन मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 24 घंटे में ही चुनावी चंदे की कुंडली यानी रिपोर्ट जो है वो दे दिया गया है। 130 जून तक यानी 111 दिन का समय मांगा गया था। इस जानकारी में बैंक से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाले और उस बॉन्ड को भुनाने वाले सियासी दलों को पूरा ब्यौरा है। अब सियासी दलों का पूरा ब्यौरा है। अब आयोग इस डेटा को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय ले तब तक फैसले पर अमल न हो। मालूम हो 2018 में लागू होने के बाद से SBI ने 30 बार 2018 में लागू होने के बाद से SBI ने 30 बार में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी किए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने आदेश में केंद्र सरकार की इस योजना को संवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया था। साथ ही निर्वाचन आयोग को कहा था कि वह चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, राशि और इसे भुनाने वाले पार्टियों के नाम सार्वजनिक करे। SBI ने इस मामले में 30 जून तक ही मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर 24 घंटे में देने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अभी जारी करने का जिम्मेदारी SBI को दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और उनसे पूरा डिटेल्स मांगा गया था कि आप इतने दिनों के अंदर में आप जो है पूरे हमको डिटेल्स दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट मांग किया था। ठीक है, तो आप जो है 24 घंटे के अंदर में यानी लास्ट डेट 15 मार्च शाम 5 बजे तक इनको बताया गया है कि उस वेबसाइट पे आप अपना पूरा डिटेल्स जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का वो आप अपलोड कर दीजिए। अब उसके बारे में एक और आर्टिकल्स को जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स है, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इस आर्टिकल को आप सुनिएगा और इस पर जरूर आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अब इसमें एक आर्टिकल में आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मसले पे आयोग की साख दांव पर है। ठीक है, चुनाव आयुक्त को त्याग पत्र के बाद चुनावी बॉन्ड के खुलासे के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से चुनावों में सस्पेंस और रोमांच का तर्का बढ़ गया है। 1989 के चुनावों के पहले राष्ट्रपति ने 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करके चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया था। इस समय आयोग में सिर्फ एक सदस्य होने की वजह से इतिहास को दूसरे तरीके से दोहराया जा रहा है। आयोग को 3 सदस्यीय बनाने के बारे में हुए विवादों पर कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1991 और संविधान पीठ ने 1995 में फैसला दिया था। जजों के अनुसार स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था बेहतर है। आयुक्तों की नियुक्तियों के
कॉलेजियम में जज को शामिल करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव लंबित रहने पर विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की भूमिका सीमित हो जाती है। त्यागपत्र के कारणों के जवाब के बगैर 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग की साख का संकट गहरा सकता है। चुनावी बॉन्ड का खुलासा नहीं करने पर जजों ने पूछा था कि आदेश के बाद 26 दिनों तक स्टेट बैंक ने क्या किया। कोर्ट के 15 फरवरी के पुराने फैसले के अनुसार आयोग को 13 मार्च तक चुनावी चंदे का विवरण वेबसाइट पर जारी करना था। हालांकि कल एसबीआई ने चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी सौंप दी है, पर कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने पूरी जानकारी हासिल करने के लिए बैंक पर दबाव क्यों नहीं बनाया, ऐसा इस पे भी सवाल उठ रहा है। इस बारे में लिखे आयोग के पत्र और बैंक के जवाबों को भी अदालत में दायर करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार ईडी, सीबीआई और आईटी छापों के माध्यम से सरकार जबरन चंदा वसूलती है, जबकि राहुल गांधी के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ये राहुल गांधी के अनुसार है। मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक मिले 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड में 56% भाजपा को और बकाया 44% हिस्सा कांग्रेस को। ठीक है, 56% भाजपा को, जितना भी चुनावी बॉन्ड है उसमें से 56% आपको चंदा जो है भाजपा को मिला है और 44% हिस्सा कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को मिला है। इसलिए कुछ लोगों को यह दिलचस्पी थ्योरी है कि चुनावी बॉन्ड की बारूदी सुरंग में भाजपा से ज़्यादा विपक्ष को नुकसान होगा। इस साल 64 देशों में चुनाव हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को बड़े खतरों की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली और बंगाल समेत कई राज्यों में नेताओं अपराधियों के आगे पुलिस प्रशासन के नतमस्तक होने से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। राजनीतिक में अपराधियों के बोलबाले पर चिंता जताते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने अहम फैसला दिया था। उसके अनुसार 2004 में 24, 2009 में 30, 2014 में 34 और 2019 में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रत्याशियों के खिलाफ चल रहे मामलों का ब्यौरा प्रकाशित करना जरूरी है, लेकिन सरकारी प्रचार के आगे अपराधियों की जन्म कुंडली नदारद रहने पर आयोग की चुप्पी चिंताजनक है। 16,518 करोड़ के बॉन्ड में 56% भाजपा को और बकाया 44% हिस्सा कांग्रेस को और अन्य को मिला है। इसलिए कुछ लोगों की यह दिलचस्प थ्योरी है कि चुनावी बॉन्ड की बारूदी सुरंग में भाजपा से ज़्यादा विपक्ष को नुकसान है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, पैसे, शराब, रेबरी, हिंसा और प्रोपेगेंडा से वोट हासिल करना कानून का उल्लंघन है। गाजियाबाद के चुनाव अधिकारी ने 280 मदों में खर्च की सूची जारी की है। उसमें हेलीकॉप्टर पर 2,30,000, ड्रोन पर 16,000, खाने की थाली पर 100 और समोसे पर 10 रुपये का खर्च निर्धारित हुआ है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च की अधिकतम लिमिट 95 लाख तय है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा तो टिकट हासिल करने में खर्च हो जाता है। चुनावी खर्च को आयोग प्रभावी तरीके से नियंत्रित करे तो उद्योगपतियों और अपराधियों से नेताओं को गठजोड़ फेल हो सकता है। आधुनिक तरीकों से समर्थन और पार्टी के खर्चों का पूरा हिसाब रखने की जरूरत है। अक्टूबर 2013 में जारी सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अनुसार डिजिटल मीडिया के प्रचार और खर्चों के लिए प्रत्याशी और पार्टियों के साथ टेक कंपनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आम चुनावों में एआई का इस्तेमाल अवैध है, जिस पर आयोग को प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये था आपको ओवरव्यू जो एक आर्टिकल के द्वारा ये बताया गया था। तो आपको ये तमाम जो जानकारी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हो या फिर एसबीआई से संबंधित हो और ओवरव्यू जो पहले प्रीवियस पास्ट में क्या होता था और अभी करेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि किसी भी तरह का आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, इसी तरीके का जो आपको टॉपिक होता है उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।